प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा पाठ के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह पाठ दादी माँ के बारे में है। तो बच्चों, दादी माँ किसकी है? लेखक की दादी माँ। लेखक ने इस पाठ में अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि वे किस प्रकार उनके परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी और किस प्रकार उन्हें लेखक की चिंता भी रहती थी। तो बच्चों, पाठ को विस्तार से समझते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक बता रहे हैं कि उनके मित्र उन्हें प्राय आने वाली छुट्टियों की सूचना देते और साथ ही पीठ पीछे उन्हें कमजोर और प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते। तो लेखक कहते हैं कि वे इस बारे में नहीं सोचेंगे और फिर बाद में कहते हैं कि सोचने से होता ही क्या है। तो अचानक से लेखक की आंखों के सामने एक धुंधली सी छाया नजर आती है और वह छाया किसकी है? लेखक की दादी माँ की। लेखक सोच रहे हैं कि मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे क्वार के दिन है और क्वार के दिनों में जैसे लड़के झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं और उस पानी में अजीब सी गंध आ रही है। तो अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि अलग अलग मौसम की अपनी अलग अलग खूबियां होती हैं और हर मौसम में हमें अलग अलग चीजें खाने को मिलती हैं। तो क्वार के दिनों में अगर उस गंधपूर्ण वाले झाग भरे जलाशय में अगर कूदने को न मिले तो वे दुखी हो जाते हैं। मैं भीतर भीतर हुड़क रहा था। हुड़क यानी उनको उस झाग भरे जलाशय में कूदने की तड़प हो रही थी। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी।
ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। अभी बचपन में लेखक हर बार उन झाग भरे जलाशयों में कूदते थे, जाते थे, लेकिन इस बार उस झाग भरे जलाशय में नहाने के कारण वह बीमार पड़ गए और ऐसा बुखार चढ़ा कि रात को 12 बजे के बाद जाकर वो कम हुआ। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह स्नेह शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की विशेषता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। तो यहाँ लेखक अपनी दादी माँ की विशेषता बता रहे हैं कि उनकी दादी पतले दुबले शरीर की महिला है और वृद्धावस्था के कारण उनके सारे बाल सफेद हो गए हैं और वे सफेद धोती पहनती हैं। और जब वे नहा कर आई तो उन्होंने लेखक के माथे पर एक जो है शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और उसके माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। इन सभी बातों से साबित होता है कि उन्हें परिवार के हर सदस्य की बहुत चिंता थी और लेखक की तो वे बहुत ज्यादा चिंता करती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जल धार गूगल और धूप इन सबका धुआं घर में फैला देती, जिसके कारण वे महामारी उस घर में न आई। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि दादी माँ को अनेक दवाइयों के नाम याद थे और जब भी कोई बीमार होता तो वे वहाँ उसकी दवाई के लिए वहाँ पहुँच जाती और उन्हें घर में ही ये सारी चीजें काम करने की भी आदत थी। सफाई उनसे कोई सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई यानी जो कड़वापन है, दवाई के कड़वेपन के कारण के डर से बुखार भाग भी जाता, पर वह न जाने क्यों ऐसे बुखार को भुलाने का जी नहीं होता। क्योंकि लेखक बता रहे हैं जब वे बचपन में बीमार होते थे तो दादी माँ किस प्रकार से उनकी दवाई करती थी और उनका ख्याल रखती थी और खाने पीने के लिए उन्हें नींबू और साबू का खाना मिलता था। लेकिन आज के समय में वे सब बातें नहीं है। किशन भैया की शादी हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन यानी काम काज का घर है, क्योंकि शादी का घर था इस कारण से। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है,
एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैसूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने जब रामी की चाची को पैसे उधार के लिए दिए थे, तो वे उन पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि रामी की चाची ने उनका उधार नहीं चुकाया था। तो आगे है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार यानी छुटकारा कैसे मिलेगा? तो हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अभी लेखक कह रहे हैं कि जब दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी क्योंकि उन्होंने दादी माँ से जो कर्ज लिया था वे लौटाया नहीं था, तो जिसके कारण दादी माँ उन्हें डांट रही थी, तो लेखक कहते हैं कि मैंने दादी माँ को कहा कोई बात नहीं दादी माँ, ये लौटा देंगी। लेकिन दादी माँ कहती हैं चल चल, चला है समझाने। दादी माँ मुझ पर ही गुस्सा हो गई। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, विह्वल यानी भावुक होकर, उरिन हो गई बेटा। उरिन यानी क्यों, दादी माँ ने जो उधार दिया था वो माफ कर दिया। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, यानी उरिन कर दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। तो जैसे दादी माँ बाहर से बहुत कठोर नजर आती थी, अंदर से उतनी ही वे नरम थी, कोमल थी। दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। एक बार तो रामे की चाची को वे डांट रही थी, लेकिन बाद में उन्हीं के घर जाकर सारा ऋण जो है, जो ऋण उन्होंने दिया था वो सब माफ कर दिया, और साथ ही रामे की चाची को 10 रुपए भी दिए और अपनी चिंता जताई कि 10 5 रुपए के लिए हंसाई ना हो। तो रामे की चाची कहती है कि बेटा तुम्हारी दादी माँ तो देवता है, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय यानी नाटक किया जाता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान यानी बरामदे में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, इस कारण से वह बारात में नहीं जा पाया और उसे घर पर ही रहना पड़ा। और लेखक भी घर पर ही थे क्योंकि वह बीमार थी। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। अभी लेखक को दादी माँ ने चुपके से वहां सुलाया हुआ था और उन सभी का अभिनय चल रहा था, तो लेखक को हंसी आ गई
और उनका भेद खुल गया। भंडाफोड़ यानी भेद खुल गया, रहस्य खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। तो लेखक बता रहे हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती या कोई उन्हें डांटता तो वे दादी की शरण में चले जाते और उन्हें वहां माफी मिल जाती। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। वात्या चक्र यानी किस तरह का बवंडर। समय जो है बीतता चला जाता है और समय हमेशा एक समान नहीं रहता। तो परिस्थितियां कब बदल जाए हम कह नहीं सकते। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अब जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हुई तो उनके श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने बहुत सारा धन लोगों से कर्जा लिया था। तो दादाजी की मृत्यु के बाद उनके परिवार का जो आर्थिक स्थिति वह भी थोड़ी सी खराब हो गई थी। इसीलिए दादाजी की मृत्यु के समय जब श्राद्ध किया गया तो उन्हें बाहर वालों से पैसा उधार लेना पड़ा। दादी माँ अक्सर कहा उदास रहा करती। माघ के दिन थे। माघ यानी जनवरी का समय था और जनवरी में आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा यानी सर्दी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। और आप जानते हैं कि जनवरी के महीने में सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे हाथ पैर एकदम से सन्न पड़ जाते हैं, ठिठुर जाती है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि दादाजी के गुजर जाने के बाद दादी माँ अकेली हो गई थी और वे हमेशा अक्सर उदास रहा करती थी। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया है ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। सहेज कर यानी संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो जब लेखक की दादी माँ ने देखा
कि लेखक के पिताजी और भैया उदास बैठे हैं क्योंकि उन पर बहुत सारा कर्ज है और कर्ज वाले लोग जो कर्ज के लिए पैसा मांग रहे हैं जिनसे उन्होंने कर्ज लिया है, तो जिसके कारण वे बहुत दुखी थे। और उनको दुखी देखकर दादी माँ उनके पास आई और अपने संदूक से एक सोने का कंगन निकाल कर दे दिया और कहा कि बेटा, मेरे तुम्हारे दादाजी ने या तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये कंगन इसी दिन के लिए दिया था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट यानी कि शाप से मुक्ति दिलाने वाली देवी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी घिनौनी यानी आप जानते हैं कि कौवे की आवाज कितनी घृणित होती है, कर्कश होती है, काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो अभी हम अंतिम पैराग्राफ को पाठ के पहले पैराग्राफ से जोड़ेंगे। तो जहाँ लेखक अपनी दादी माँ की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों के सामने एक जो दादी माँ की धुंधली सी छाया थी वह छाया खत्म हो जाती है और उनकी जो किशन भैया ने एक पत्र भेजा था दादी माँ की खबर, मृत्यु की खबर के लिए, उसकी लिखावट चींटियों की कतारों की तरह लग रही थी। यानी वह लिखावट पढ़ने में नजर नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे और उन्हें अब पता चल गया था कि दादी माँ अब नहीं रही हैं और दादी माँ हमें छोड़कर जा चुकी हैं।